जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। तंत्र बोलने से समझ में आता है कि कई सारा ऑर्गन मिलकर एक पार्ट बना हुआ है, जैसे उत्सर्जन तंत्र, परिसरण तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम लोग जाने थे कि हम लोग के शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे निकलता है। परिसंचरण तंत्र में हम लोग जाने थे कि हम लोग के शरीर में जो ब्लड है, जो हार्ट है, उसका सिस्टम क्या है, वो ब्लड कैसे पूरे शरीर में मतलब घूमता है, परिवहन करता है। ठीक है, तो आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे इसका जो मुख्य काम है, सांस लेना, सांस छोड़ना, और सांस लेने के बाद जो गैस हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके ब्लड को देना, और ब्लड उस सारा ऑक्सीजन को ले जाकर टिश्यू और सेल को दे देता है, ताकि हम लोग का शरीर सुचारू रूप से काम कर सके। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेना बंद कर दें या सांस लेना बंद कर दें तो हम लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे डॉक्टर लोग या बहुत सारे जो आम आदमी होते हैं वो लोग सांस देखते हैं कि हवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, नाक के पास में देखते हैं। ठीक है, उसको तो उससे पता चल जाता है कि ये सांस ले रहा है कि नहीं, या ये बेहोश है। तो भी बेहोश जब होते हैं तो लोग तो सांस लेते हैं, लेकिन जब मृत हो जाते हैं तब सांस नहीं लेते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में, कि हम लोग के शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से अंग उस काम को करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का सांस लेने का जो श्वसन तंत्र है, ये काम करता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का जरूरत होता है, तो ऑक्सीजन को लाना ले जाना ये काम जो है श्वसन तंत्र का काम है। देन इसका काम है ऊर्जा तथा उष्मा, ये ऊर्जा का भी देने का काम करता है। जैसे हम लोग के शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ रहे होते हैं या कोई मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को एनर्जी भी नहीं मिलेगा। हम लोग सांस लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, और ब्लड से फिर वो सेल में जाता है टिश्यू के द्वारा। ठीक है, टिश्यू में जाता है, फिर सेल को देता है, और सेल उसको क्या करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देकर के एक ऊर्जा बनाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एटीपी, एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो ऊर्जा बनाता है ग्लूकोज के साथ मिल करके, और फिर हम लोग का शरीर जो है अच्छे से काम करता है। और ये उष्मा का भी काम करता है, हम लोग का शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ठीक है, कैसे, हम लोग का शरीर में क्या है कि जब तक हम लोग सांस लेते रहेंगे, हवा और ऑक्सीजन लेते रहेंगे, और हम लोग का शरीर में जब तक ब्लड घूमते रहेगा तब तक क्या है कि हम लोग का शरीर हीट रहेगा, गर्म रहेगा। अब देखते होंगे ना कि ठंडा अगर आपको लगता है तो ठंडा क्या लगता है कि हम लोग को ठंडा बाहर से लगता है, लेकिन अंदर से आपको कभी ऐसा लगा है कि हम लोग का ये अंदर का जो हार्ट है वो ठंडा हो गया है, या लंग्स ठंडा हो गया या पेटवा ठंडा हो गया? ऐसा नहीं लगता है। हम लोग का बाहर सिर्फ ठंडा लगता है, जैसे उंगली कब कपाल जाता है या ये सब गाल वगैरह हम लोग का ठंडा हो जाता है। तो क्योंकि ये हम लोग का बाहर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो हम लोग का शरीर का जो अंदर का है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू लेकर के वो साथ जो घूमते रहता है तो वो पूरा हीट रहता है। ठीक है, नॉर्मल दिन में जब ठंडा का दिन नहीं रहता है तो हम लोग को ठंडा नहीं लगता, क्योंकि बाहर का चीज गर्म रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो हम मानव में तो लंग्स के थ्रू होती है, फेफड़ा के थ्रू होती है, लेकिन और भी जो जीव है जैसे कीटाणु हो गए, जलीय जीव जैसे मछली हो गए या मेढक हो गए, तो ये सब कैसे सांस लेते हैं। तो जो ममल्स होते हैं यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, या हम लोग जैसे कि जो मानव है, तो मानव भी हम लोग स्तनधारी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि फेफड़ा से सांस लेते हैं, हम लोग का सांस जाता है नाक के थ्रू, ये सब एक उसका भाग है। ठीक है, वो नाक के थ्रू जाता है, लेकिन हम लोग का मेन जो श्वसन अंग है वो है लंग्स यानी कि फेफड़ा, और हम लोग उसके थ्रू सांस लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? जलीय जीव अपने जलीय जीव गल्फर के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे ये जो आप देखे होंगे मछली लोग का बाहर के यहाँ पे गल्फर जो होता है ना, निकला हुआ रहता है, उसको हिंदी में क्लोम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको गिल्स बोलते हैं। तो जो जलीय जीव रहते हैं जो वो लोग गिल्स जो है ना अपना गल्फर के थ्रू सांस लेते हैं, और जो कीट होते हैं वो ट्रकिया के थ्रू ही सांस ले लेते हैं। जैसे कि कुछ कीट होते हैं जो डायरेक्ट त्वचा से ले लेते हैं, जो स्किन से ही शोषण हो जाता है उनका। कुछ कीट होते हैं जो कि ट्रकिया के थ्रू सांस लेते हैं, उनमें लंग्स नहीं होता है, ट्रकिया ये वाला होता है। ये जो ब्लू कलर से जो देख रहे हैं ना, जिसपे से रिंग रिंग घुमाया हुआ है, ये ट्रकिया होता है। तो डायरेक्ट वो लोग ट्रकिया से ही सांस ले लेते हैं। और जो मेढक होते हैं वो त्वचा से भी सांस लेते हैं और गिल्स से भी सांस लेते हैं, क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो जब वो पानी के अंदर रहते हैं तब वो लोग गिल्स से सांस लेते हैं, और जब पानी के बाहर रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो वो लोग अपने त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है,
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे नाक है, ये मुंह है, दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। इसमें नाक से हम लोग सांस लेते हैं अंदर। यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये एपिग्लोटिस है। अभी हम सबका नाम लिखेंगे इधर साइड में। ये एपिग्लोटिस है, यहाँ से सांस अंदर जाता है। ये ट्रकिया हो गया, इसको हम लोग उंड पाइप भी बोलते हैं, यानी कि श्वास नली बोलते हैं। यहाँ से अंदर गया और यहाँ से ट्रकिया दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकिस, है ना, ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस यहाँ से ये मेन ब्रोंकस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद ये अंदर जब लंग्स में घुस जाता है हाइलम के थ्रू, ये वाला जो यहाँ से जब इन कर रहा है इस पार्ट को हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इन कर गया तो जब इन करने के बाद क्या है कि ब्रोंकस भी कई भागों में बढ़ जाता है। तो ये मेन ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, इधर वाला आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकस, इधर वाला लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अब ये जो अंदर गया तो वो हो जाएगा ब्रोंकी। ब्रोंकस को जब डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ब्रोंकी, और ब्रोंकी जब और छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा वो हो जाता है ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल के बाद जो है वो क्या हो जाता है, ये गोला गोला जो देख रहे हैं आप पेड़ के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि ये ट्रकिया आ गया, ये इधर हो गया, ये ब्रोंकस हो गया। अब ये ब्रोंकस के बाद ये फिर यहाँ से डिवाइड कर गया तो ये ब्रोंकी हो गया। अब ब्रोंकी के बाद ये फिर डिवाइड हो गया तो ये ब्रोंकियोल हो गया। अब ब्रोंकियोल के बाद क्या है कि यहाँ पे इसको ऐसे गोल गोल एक स्ट्रक्चर रहता है अंदर में, जिसको पूरा बोलते हैं एल्व्यूलर सैक, ठीक है। एल्व्यूलर सैक रहता है, वो कई एल्व्यूलाई का समूह से मिलकर बना रहता है, जिसको हम लोग एल्व्यूलर सैक बोलते हैं। और यहाँ पे एल्व्यूलर सैक में एक एल्व्यूलाई ऐसा रहता है जो कि जिसमें कि हम लोग का हवा जाता है, और वहीं से क्या है कि ब्लड जब हम लोग का आता है शरीर से, हार्ट पंप करता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है हम लोग का लंग्स में, और लंग्स से जो ऑक्सीजन को ब्लड अपने अंदर ले लेता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्व्यूलाई में इसी में छोड़ देता है, और वो ब्लड ऑक्सीजन लेके फिर चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग सांस लिए और सांस छोड़ दिए, तो जब सांस हम लोग लेते हैं उस समय हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन मात्रा में लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कम मात्रा में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। तो कितना मात्रा में छोड़ते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे अभी आगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है। ये दो लंग्स होते हैं और ये एक डायफ्राम होता है जो सांस लेने में बहुत जो है हेल्प करता है हम लोगों का। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है, तो लंग्स क्या है हम लोग का एक्सपेंड कर जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है कि हम लोग का ऊपर हो जाता है। तो मेन जो पार्ट है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये 70 से 75% काम जो है ये डायफ्राम का ही करता है। 70 to 75% जो है काम डायफ्राम करता है। अगर हम लोग का डायफ्राम नहीं रहेगा तो हम लोग जैसे कि सांस तो ले लेंगे, लेकिन उसको सांस छोड़ने के लिए क्या हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सांस ले तो लिए क्योंकि ये हम लोगों को उसमें ज्यादा ताकत नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग सांस छोड़ कैसे पाएंगे, तो यहीं पे अटक जाएगा ना। तो डायफ्राम क्या करता है कि वो ऐसे ऊपर चला आता है, ठीक है। सांस ले लिए, डायफ्राम में चल गया, अब सांस छोड़ दिए तो डायफ्राम क्या है कि ऊपर आ जाता है, तो हम लोग का लंग्स जो है क्या वो चिपक जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स हम लोग का फूल जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि हम लोग का ये डायफ्राम जो नीचे चला जाता है, और यहाँ पे जो हम लोग का रिब्स है, जो उसमें रिब्स में जो इंटरकोस्टल मसल्स रहता है वो सब थोड़ा सा टाइट हो जाता है। आप देखते हो कि जब आप सांस लेते हैं तो छाती फूल जाता है। जैसे आर्मी लोग का होता है ना, जब छाती का जांच होता है तो एक बार सांस ले के जांच होता है कि छाती कितना चौड़ा हुआ, और एक बार जो है सो कि सांस छोड़ के जांच होता है कि छाती उसका कितना हो रहा है। तो ये सब आर्मी के जांच में, आर्मी का जब बहाली होता है तो उसमें किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नाम हम लिखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो ऑर्गन काम कर रहा है हम लोग का जो भाग है, सबसे पहला आ जाता है नाक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फायरेंक्स। फायरेंक्स का 3 भाग होता है, नाजोफायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स और लैरिंगोफायरेंक्स। उसके बाद आ जाता है लैरिंक्स। लैरिंक्स वो होता है जो हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है, जहां से हम लोग का आवाज निकलता है। ये जैसे दबा देंगे तो आवाज नहीं निकलेगा, तो इस जगह होता है लैरिंक्स। हम लोग का जो व्हाइट बोन यहाँ पे रहता है ना, इसी के जस्ट यहाँ पे पीछे पे रहता है, ठीक है। फायरेंक्स का जो लास्ट वाला पार्ट है लैरिंगोफायरेंक्स, ये भी यहीं पे व्हाइट बोन के पीछे रहता है, और वहीं पे रहता है आपका लैरिंक्स भी। इसके बाद है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या करता है कि हम लोग का जो उंड पाइप है और जो फूड पाइप है, यानी कि ट्रकिया और इसोफेगस को अलग अलग सेपरेट करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वो ट्रकिया में जाता है, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो इसोफेगस में जाता है। तो ये चीज को डिसाइड कौन करता है, वो तो ब्रेन डिसाइड करता है, लेकिन वहां पे क्या है, किसको बोलता है, इपिग्लोटिस को बोलता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का देश में बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान है और ये भारत है, तो बीच में बॉर्डर है, तो पाकिस्तान का सेना को इधर नहीं आना है,
ठीक है। और भारत की सेना को उधर नहीं जाना है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? जो हम लोग का केंद्र सरकार जो बैठा हुआ है वो डिसाइड कर रहा है, लेकिन वो किसको निर्देश दे रहा है? वहां पे जो सेना है, वहां पे जो ब्रिगेडियर, वहां पे जो कमांडर है, उसको निर्देश दे रहा है कि तुम उधर के आदमी को इधर मत आने देना। करवा रहा है कौन? केंद्र सरकार। अब कर रहा है कौन? वहां जो बैठा हुआ है वो सेना। उसी तरह से हम लोग का दिमाग करवा रहा है, और कर रहा है कौन? यहाँ पे एपिग्लोटिस। हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो जाता है ईसोफेगस में, यानी कि भोजन नली में, फूड पाइप में। वो चीज कौन अति करता है? एपिग्लोटिस उसको सेव करता है कि तुमको ट्रकिया में नहीं जाना है, तुमको जाना है भोजन नली में, तुम उधर जाओ, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका ट्रकिया, जो ये श्वास नली हो गया, वुंड पाइप। छठा में है आपका ब्रोंकस। ब्रोंकस का पार्ट हो गया जो डिवाइड हो जाएगा वो ब्रोंकी, और ब्रोंकी से फिर बन जाएगा ब्रोंकियोल। जैसे हम लोग का आर्टरीज में हम लोग पढ़े थे जो रिसंचरण सिस्टम में, कि हम लोग का सबसे जो लार्ज आर्टरी है वो ओटा बोलते हैं। ओटा से जब डिवाइड हो जाता है तो वो आर्टरी बन जाता है। आर्टरी से जब डिवाइड हो जाता है तो आर्टियोल बन जाता है, और आर्टियोल जब और आगे जाके हो जाता है तो क्या हो जाता है? कैपिलरी बन जाता है। इसके बाद हम लोग का सातवां में एल्वियोलाई, जो मेन है हम लोग का लंग्स के अंदर में जो रहता है, जैसे गुच्छा गुच्छा टाइप का देखते हैं, अंगूर का गुच्छा टाइप का, उसी तरह से अंगूर का गुच्छा जैसा ही एल्वियोलाई भी रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आ जाता है लंग्स। लंग्स में क्या है कि हम लोग का लंग्स, ये जो देख रहे हैं आप, तो लंग्स के ऊपर जो ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है, ये है एक मेम्ब्रेन जो इसको सेव करता है लंग्स को। उसका नाम है प्लेउरा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लेउरा झिल्ली बोलते हैं इसको, प्लेउरा मेम्ब्रेन। प्लेउरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये लंग्स और प्लेउरा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह देख रहे हैं आप, खाली स्पेस जो देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं प्लेउरल कैविटी, ठीक है। यहीं से कभी कभी बहुत सारा पेशेंट का क्या हो जाता है कि चेस्ट में पानी भर जाता है, तो उसको बोलते हैं टैपिंग करके पानी को निकाल लेते हैं डॉक्टर लोग। उस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लेउरल टैपिंग। तो प्लेउरल टैपिंग जो होता है वो बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है कि वो हम लोग का लंग्स में से पानी निकलता है। लंग्स में से पानी नहीं निकलता है। लंग्स में से पानी आप सुई भोंक के नहीं निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका लंग्स क्या है? डैमेज हो जाएगा। और लंग्स अगर डैमेज हो जाएगा तो वो हो जाएगा हीमोथोरैक्स और नीमोथोरैक्स। वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लड और एयर आ जाएगा आपका, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। वो जो पानी निकलता है वो इस कैविटी में से निकलता है, वो लंग्स के अंदर में सुई नहीं जाता है। जो सुई जाता है वो बस यहाँ से गया और कैविटी तक ही रहा, और यहीं से पानी पूरा जो है बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल टैपिंग, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ प्लूरल कैविटी से पानी निकलता है। इसके बाद जो मेन है वो है डायफ्राम, जो हम लोग का सांस लेने में मदद करता है। जो नीचे चला जाता है और ऊपर चल जाता है, नीचे चल जाता है तो हम लोग सांस लेते हैं, और जब ऊपर चल जाता है तो हम लोग सांस छोड़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास, यानी कि ब्रीदिंग। अगर इंग्लिश में बोले तो ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग का ब्रीदिंग रेट होता है, जो हम लोग का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है, वो अगर एडल्ट में देखेंगे तो 12 से 16 होता है। 12 से 16 पर मिनट होता है ये, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो क्या है कि मेरा जो सांस लेने का जो रेट है वो 12 से 16 पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 12 से 16 बार ले रहे हैं। ये एक रेंज बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम 12 ही बार ले रहे हैं या 16 ही बार ले रहे हैं। हो सकता है कि 15 बार भी ले रहे होंगे, या हो सकता है कि 17 बार भी ले रहे होंगे। और जब हम लोग सो रहे होते हैं तो 10 से 12 हो जाता है। यही चीज हो जाता है 10 से 12। कौन सा टाइम? जब हम लोग सो रहे होते हैं। तो क्योंकि सो रहे होते हैं तो उस समय हम लोग के शरीर को ऊर्जा या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। हम लोग का सिर्फ इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया या किडनी हो गया या लिवर हो गया, उन लोगों को काम करने के लिए ऊर्जा और ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तब तो फिर इसलिए जो है हम लोग उस समय कम सांस लेते हैं, और रात को देखिएगा कि लंबा लंबा सांस लेते हैं। तो जो सांस लेने का जो रेट है वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। और बच्चे लोग में क्या होता है कि बच्चा लोग को आप देखिएगा कि वो लोग 25 से 30 बार सांस ले रहे हैं, जो बच्चा लोग रहता है। क्योंकि उन लोगों का लंग्स क्या होता है कि लंग्स का साइज भी छोटा होता है, और वो लोग ज्यादा उछल कूद करते रहता है। जैसे कि एकदम हमेशा देखिएगा कूदते रहेगा, खेलते रहेगा, नाचते गाते रहता है, तो वो लोग, ठीक है ना। तो उन लोग का जो ब्रीदिंग रेट क्या होता है वो लोग ज्यादा होता है बच्चा लोग का। मान लीजिए 6 साल का कोई है, 8 साल का कोई है, ठीक है, तो उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। इन दोनों प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना को बोलते हैं इंस्पायरेशन, और सांस छोड़ना को बोलते हैं एक्सपायरेशन। अगर इंग्लिश में बोले तो सांस लेना को इंस्पायरेशन और सांस छोड़ना को एक्सपायरेशन, ठीक है। सांस जब हम लोग लेते हैं उस समय जो बाहर हम लोग का वायुमंडल में जो हवा है, हम लोग का इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो हवा है, उसमें कितना % रहता है? तो उसमें नाइट्रोजन रहता है 78%,
ऑक्सीजन रहता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03%। तो हम लोग उतना ही लेते हैं। इसको याद रखने का जरूरत ऐसे भी है कि आप हवा में कितना रहता है वो याद कर लीजिए, और तो हम लोग लेंगे कितना वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना रहता है 78%, ऑक्सीजन रहता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03%। लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो ये बदलाव हो जाता है, इस नाइट्रोजन हो जाता है 71%। हम लोग जितना लिए नाइट्रोजन का जरूरत है नहीं हम लोग को, तो जितना लिए हम लोग उतना छोड़ दिए। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसे हम बताएं आपको कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग का शरीर उसको रख लेता है, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है बन जाता है, उसको बाहर भेज देता है। तो इसमें 4% का हेरा फेरी होता है। 4% का मतलब अदला बदला होता है। तो ऑक्सीजन हम लोग लिए 21%, लेकिन छोड़ते कितना है 70%, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए हम लोग 0.03%, तो छोड़ते कितना है हम लोग इसको 4% छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जब हम लोग लेते हैं उस समय नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, लेकिन जब छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन घट के 4 घट के 17 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के जो है 4% हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग को छोड़ना होगा। अब हम लोग जब हवा ले लिए यहां से पर हम लोग, तो हवा आ जाता है आपका ट्रकिया में। अब ट्रकिया में क्या रहता है कि ये रिंग जैसा पाइप रहता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, वो उसको सपोर्ट करता है ट्रकिया को, ठीक है। अब यहां से क्या ट्रकिया से गया यहाँ पे मेन ब्रोंकस, ब्रोंकस से डिवाइड हो गया, हवा इधर भी चला गया इधर भी चला गया 2 लंग्स में। अब यहाँ ब्रोंकस से चला गया वो ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से चला गया ब्रोंकियोल में। अब ब्रोंकियोल के बाद हवा क्या है वो चला जाता है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में ही क्या आता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर देख लीजिए किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो, है ना। अगर एल्वियोलाई में जाने के बाद क्या होता है वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ई एल्वियोलाई, ठीक है, ये पूरा इसका एक सैक बना हुआ है, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू का जो है एल्वियोलाई बना हुआ रहता है, लंग्स भी स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ रहता है। मान लीजिए कि यहां से ऑक्सीजन आया और यहाँ पे हर एल्वियोलाई चला गया, तो ब्लड जो होता है हम लोग का, जो ब्लड का जो कैपिलरी होता है वो यही सारा एल्वियोलाई में जो है ऐसे ऐसे आके फैला हुआ रहता है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होता है ये कि पूरा ब्लड कैपिलरी एल्वियोलाई में आके फैला हुआ रहता है। जब हम लोग हार्ट पंप करता है, जैसे हम लोग हार्ट का सिस्टम क्या पढ़े कि 4 चैम्बर होता है। सबसे पहला हम लोग का शरीर से नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना कावा और ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना कावा से आता है कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहाँ पे जाता है, ये हो गया आपका राइट आर्टरियम, इधर वाला राइट आर्टरियम से कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो कहाँ पे जाता है वो सीधा पल्मोनरी वाल्व होते हुए, पल्मोनरी वाल्व होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए वो चला जाता है लंग्स में, ठीक है। और वही जो ब्लड रहता है वो क्या रहता है हम लोग का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अधिक रहता है क्योंकि वो वेन के थ्रू नीचे से आ रहा है। अब उस ब्लड, वो वाला ब्लड क्या होता है कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है वो चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देता है लंग्स में, और वहां से ऑक्सीजन ले लेता है। और वहां से ऑक्सीजन ले लेने के बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम के बाद कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हो जाता है वो जब पंप करता है तो हम लोग का पूरा शरीर में फैल जाता है। तो हम लोग का जो शरीर में क्या है कि आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जिससे हम लोग का शरीर का सेल और टिश्यू काम करता है और ब्रेन भी काम करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि हम लोग का शरीर में 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब हम लोग का जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप किया ब्लड वो हो गया पूरा बॉडी में चला गया, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो इधर का जो हम लोग का राइट वेंट्रिकल जो पंप किया वो चला गया हार्ट में। तो हार्ट और लंग्स में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का लंग्स को मेडिकल टर्म में पल्मोनरी भी बोलते हैं, पल्मोनरी भी बोलते हैं। अगर हम लोग का लंग्स में पानी, जैसे कि ये तो प्लूरल कैविटी में पानी भर जाता है तो हम लोग उसको टैपिंग करके सुई के द्वारा निकाल देते हैं, डॉक्टर लोग निकाल देता है। लेकिन अगर लंग्स में पानी भर गया, मान लीजिए कि जो एल्वियोलाई है अगर यहीं पे पानी भर गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्म में है, ये एक डिजीज है। जब लंग्स में पानी चला जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। और वो पानी जो निकालने का प्रक्रिया होता है वो डायलिसिस के माध्यम से भी निकलता है और भी कुछ माध्यम से निकलता है। वो सब हम लोग डिजीज वाला चैप्टर में जानेंगे कि पल्मोनरी एडिमा जब होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है और पल्मोनरी एडिमा होने के कारण क्या क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग जाने कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। फायरिंग्स का क्या है कि नाक से हवा लिए, वो फायरिंग्स में आया, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, वो फिर ट्रकिया में जाता है। इपिग्लोटिस क्या काम करता है कि इपिग्लोटिस जो है वो हम लोग का खाना को ट्रकिया में नहीं जाने देता है। हम लोग देखते होंगे कि कभी कभी हिचकी आने लगता है हम लोग को। तो हिचकी क्यों आता है कि जब हम लोग खाना खाते समय बात कर लेंगे या पानी नहीं पिएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फंस जाता है। तो इपिग्लोटिस अपना जो है वो हड़बड़ा जाता है काम करने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग हिचकी आता है। या आप देखे होंगे खाते खाते अगर बहुत ज्यादा जब कोई हंस देता है तो सड़क जाता है। तो क्या कारण होता है, सड़कने से क्या होता है, नाक में किसी किसी का खाना चल जाता है। जैसे कोई मान लीजिए भात खा रहा है या कुछ दाना या कुछ मटर उटर खा रहा है, तो सड़कने से क्या होता है उसका नाक में चला जाता है। तो कारण वही होता है कि जब हम लोग खाना खाते समय बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, उस समय जैसे कि इपिग्लोटिस मान लीजिए काम नहीं किया, क्योंकि वो भी तो उसको ब्रेन है सेंस कर रहा है। अब आप हंस भी रहे हैं, एक साथ में 10 काम कर रहे हैं, तो ब्रेन क्या है कि वो गड़बड़ा जाएगा, वो सेंस शायद नहीं भेज पाएगा। तो उस समय क्या होता है कि ट्रकिया में चला जाएगा अगर, तो आपका जो है डेथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर खाना अंदर चला गया तो वो स्प्रेड करना उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, अगर आपका खाना खाने के दौरान आप स्प्रेड कर जाइएगा, जैसे खाना खाने सोए सोए अगर आप पानी पीजिएगा और वो काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा कि लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में पानी चल जाएगा तो तुरंत ही जो है सो कि आप एकदम पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और तुरंत आपका डेथ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलता है लेकिन सोए सोए नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से खाना खाइए, शांति से खाना खाइए, क्योंकि हम लोग का ये जो मेन है इपिग्लोटिस, यही वहां पे काम करना जो है वो उसका गड़बड़ा जाएगा, और वो गलती से अगर ट्रकिया में चला जाएगा तो आप सरकीगा बहुत जोर से एकदम, और आपका जो है वो खाना सीधा निकल करके यहाँ पे नजल कैविटी होते हुए नाक में चला जाएगा। तो वो क्या है कि बहुत लहरता भी है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र में हम लोग आज इतना जाने कि हम लोग का सांस लेने का प्रक्रिया क्या है, सांस लेने के बाद हवा कहाँ पे जाता है, हम लोग हवा से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं, नाइट्रोजन कितना लेते हैं और छोड़ते कितना है। ठीक है, 4% का एक्सचेंज होता है। एक चीज और इसमें है कि हम लोग का एक बाहरी श्वसन होता है और एक आंतरिक श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, दो हम लोग का बॉडी में होता है। तो बाहरी श्वसन किसको बोलेंगे, जो हम लोग सांस लिए, और जो लंग्स में जो ब्लड एल्वियोलाई और ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाहरी श्वसन। और जो ब्लड ऑक्सीजन लेके गया वो टिश्यू को दिया और सेल को दिया, तो ब्लड से जो टिश्यू और सेल में जो श्वसन हुआ उसको बोलेंगे हम लोग आंतरिक श्वसन, यानी कि इंटरनल श्वसन। ठीक है, तो ये भी दो चीज है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट अगले किसी चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, अभी सोचे नहीं है, हम बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।